नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारों तरफ खुशनुमा मौसम हो रहा है। इंद्रदेव ने अपनी कृपा कर रखी है। हमारे किसान भाई बहन बहुत खुश होंगे। बहुत दिनों से अपेक्षित थी यह बारिश। किसानों के लिए सूखा बहुत ख़राब होता है। किसान भाई हमारे बहुत परेशान होते हैं। बहुत अच्छा मौसम है चारों तरफ। भोपाल तो वैसे भी झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी में जो खूबसूरती है, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरती हमें कहीं नहीं मिलती है। हमारा सबसे सुंदर सुनहरा भोपाल। झीलें हमारी लबालब भर गई हैं। बड़ी झील भर गई है। भदभदा का गेट खुल गया है। कलियासोत भर गया है, उसका गेट खुल गया है। कोलार भी अपने शवाब पर है। सभी हमारे भोपालवासी भदभदा के गेट खुलने पर एक उत्सव मनाते हैं और उत्सव के तौर पर उसको वहाँ जाकर पिकनिक के तौर पर खाना ले जाते हैं, वहाँ खाते हैं, भुट्टा खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। भोपाल के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है। आप सबको ऐसे खुशनुमा मौसम की बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसा नहीं लगता बरसात में समोसे कचौरी खाने का मन करता है, मुंह में पानी आ जाता है। और जब समोसे कचौरी की बात करें तो हमें अपना मनोहर डेयरी याद आता है। मैं कोई मनोहर डेयरी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। कल पीपल समाचार में एक समाचार छपा था जिसमें 3 केसेस दिए गए थे साइबर क्राइम के रिलेटेड के, कि फेसबुक की फर्जी आईडी से कैसे लोग चीट कर रहे हैं दूसरे को, कैसे वो पैसा करप्ट तरीके से, मिस्चीवियस तरीके से उनके अकाउंट से ले रहे हैं। 3 समाचार छपे थे या मिसचीफ कर रहे हैं। उनमें पहला केस था मनोहर डेयरी का। मनोहर डेयरी कोविड का समय है और होम डिलीवरी, जब होटल और रेस्टोरेंट्स बंद थे तो मनोहर डेयरी ने अपना ऑनलाइन सर्विस होम डिलीवरी शुरू की थी और अपना एप्लीकेशन बनाया था। मनोहर डेयरी ने अपने ऐप के माध्यम से ऑर्डर्स लेना शुरू किए थे और पूरे सैनिटाइजेशन के साथ में, पूरी स्वच्छता के साथ में घरों पर होम डिलीवरी शुरू की थी, जिसमें बच्चे माँ बाप के बनाए हुए खिचड़ी, दाल, रोटी, सब्जी से अगर ऊब गए हों तो समोसे, कचौरी, छोले भटूरे खा सकें, इडली डोसा खा सकें, उत्तपम खा सकें। मेरे मुंह में ऐसी बातें करते करते पानी आ रहा है। मेरी भी इच्छा होती है कि क्यों ना मनोहर डेयरी को ऐप पर, फेसबुक ऐप पर बुक करके और कुछ खाना मंगाया जाए घर के लिए और कुछ खाना खाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो साइबर अपराधी हैं ये बहुत चतुर होते हैं, ये हर जगह नज़र रखते हैं। इन्होंने क्या किया, मनोहर डेयरी का एक फेक फेसबुक आईडी बनाया और उसका नाम भी मनोहर डेयरी रखा, फ़ोटो वगैरह भी डाली और उस पर उन्होंने बुकिंग लेना शुरू कर दी ऑनलाइन। बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया और या तो जो भी बैंक के माध्यम से, बैंकिंग से, या मेनली तो जो इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से करते हैं। यूपीआई को हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बहुत अच्छी सुविधा है यूपीआई की। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से गवर्न होती है और ये रेगुलेट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और इसमें प्रति माह लगभग $2 बिलियन के ट्रांजैक्शंस होते हैं। लगभग 150 बैंक इससे जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यूपीआई के माध्यम से और इंटरनेट ट्रांसफ़र के माध्यम से और अपने खाने की बुकिंग की, लेकिन उनका खाना नहीं पहुंचा। उनको आपत्ति भी हुई कि भाई हमारा खाना नहीं पहुंच रहा और हम बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, घर में जब ऐसा होता है ऑनलाइन खाना बुक कर दें तो माँ खाना भी नहीं बनाती है, तो बच्चे बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और खाना पहुंचा नहीं। और लॉकडाउन था तो जा भी नहीं सकते थे, जाते भी नहीं थे बिना किसी कारण के। खैर, जैसे तैसे ये सिलसिला संभवतः कुछ दिन चला और उसके बाद ये हुआ कि जब उनको खाना नहीं पहुंचा तो फिर वो जाके मनोहर डेयरी में शिकायत करने गए। मनोहर डेयरी वालों को जब मालूम पड़ा कि ऐसा है, तब उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत की। मैं मनोहर डेयरी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ।
सिर्फ एक घटना बता रहा हूँ साइबर क्राइम के माध्यम से कि बेचारों ने इतने अच्छे से शुरू किया, पूरे सैनिटाइजेशन से, पूरे स्वच्छता से, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की, आपसे बुकिंग लेकर आपके घर पे अच्छा खाना पहुंचा के, कि कोविड में भी आप एक अच्छे खाने का, चटपटे खाने का आनंद ले सकें, गोलगप्पे खा सकें, पिज्ज़ा, समोसा, जलेबी खा सकें, मिठाई खा सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। इस फेक आईडी जो उनकी मेन आईडी थी वो तो चलती रही। एक क्राइम अभी साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन में है, ऐसा समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है मैं दूसरे तीसरे केस के बाद दूंगा। अब मैं दूसरे केस पे आता हूँ। दूसरे केस में माननीय जल संसाधन मंत्री जी हैं तुलसी सिलावट जी, उनके भाई के साथ में एक घटना घटित हुई। सुरेश सिलावट जी नाम उनका, प्रोफेसर है। उनकी किसी ने फेक आईडी बनाई, नहीं फेक नहीं, उनकी ओरिजिनल आईडी हैक की। क्या होता है, मैं अभी एक किसी आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कोई, उनको जवाब दूंगा, तब मैं बताऊंगा कि उनका अकाउंट कैसे हैक हुआ था। वो सरल व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी सब बहुत सारी जानकारी फेसबुक पर डाल दी, यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। और जो हैकर था और जो पासवर्ड रखा उन्होंने बहुत सिंपल पासवर्ड रखा, मैं अभी आगे बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे रखना चाहिए। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर उसमें आईडी में डाल दिया। बहुत सारे मिस्चीवियस लोगों ने, मिस्चीवियस तो एक ही था, किसी ने उसका फ़ोन हैक, मतलब फ़ोन नंबर से फेसबुक आईडी हैक कर ली और फिर उनके बहुत सारे मित्रों को, बहुत सारे लोगों को अवांछनीय मैसेजेस भेजना शुरू किए। ये बहुत गलत था। उन्होंने भी साइबर सेल में शिकायत की है, शिकायत अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तीसरा केस बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाचार पत्र में कल छपा था कि भोपाल के कोई तहसीलदार साहब हैं और उनकी फेसबुक आईडी भी हैक हुई। और वो कैसे हैक हुई वो तो उसमें नहीं लिखा है, वो तो तहसीलदार साहब जानते होंगे या पुलिस जानेगी, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि हैक कैसे होती है। तो जब उनकी फेसबुक आईडी हैक हुई तो उन्होंने दीपिका शंकर, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी भी पूछ रहे हैं कि फेसबुक आईडी से हैक करके और लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है। मैं अभी आपके प्रश्न पे आता हूँ कृपा शंकर जी। तो जब तहसीलदार साहब के फेसबुक से और मध्य प्रदेश के जो राजस्व अधिकारी हैं उनको मैसेज जाना शुरू हुए, चाहे पैसे मांगने के हों, चाहे आपत्तिजनक चीज़ें हों, उनके फेसबुक पर पोस्ट होना शुरू हुई, मैसेंजर से जाना शुरू हुई, तब उनको मालूम पड़ा कि उनका हुआ, उनकी भी शिकायत अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये 3 केस हैं जो मैंने लिए। अब कृपा शंकर जी ने पूछा कि वो आजकल अकाउंट हैक कर लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है। हाँ सही है, एकदम सही है। हमें इसमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इस पर एक प्रश्न और है। महेंद्र व्यास जी ने, जो पीआरओ साहब हैं खेल विभाग के, उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है कि साइबर अपराध से कैसे बचें और क्या सावधानी रखें। देखिए, अपराध से बचने के लिए सरकार तो कानून बनाती है और जागरूकता लाती है। मैं भी अपनी तरफ से बहुत छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि फेसबुक के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा होता है बहुत सारी एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री भी काम करती है, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाती है इंडस्ट्री। तो एक तो ही सरकार नियम कानून बनाती है, गाइडेंस जारी करती है, जागरूकता लाती है। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस बनाती है ऐसी, इतना कठिन कर देती है कि आपका अकाउंट हैक ना हो पाए। लेकिन हर चीज़ के लिए एक समस्या होती है, वो होती है कि आप उसको कितने सीरियसली लेते हैं। क्या होता है, जब तक हम विक्टिम नहीं बनते हैं हम उतने सीरियस नहीं होते हैं। तो जो आपका पर्सनल अलर्टनेस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कानून बनता है लेकिन लोग बहुत होशियार होते हैं। लोग कानून को तोड़कर और कैसे आपको अकाउंट को हैक करेंगे। और कानून काम करता है प्रिवेंशन का और डेटरेंट का, कि कानून बहुत सारे रेगुलेशन बना देगा। कानून ने जैसे डबल सिक्योर 2 पॉइंट सिक्योरिटी की बात करी या इंडस्ट्री ने बात की, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं ना। एडवाइजरी जारी करते हैं कि अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी लापरवाही हमारे लेवल पर होती है जिससे परेशानियां होती हैं। तो हम आते हैं महेंद्र व्यास जी के प्रश्न पर कि इन सबको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
कानून बहुत बन गए। इंडियन आईटी एक्ट है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का बना, 2008 में अमेंड हुआ, वो एक्ट है हमारे पास। इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में हुए, और जो डिजिटल एविडेंस था उसकी एडमिसिबिलिटी बढ़ी। बाकी जो रिलेटेड एक्ट्स हैं, स्पेशल माइनर एक्ट हैं, उनमें भी परिवर्तन लाए गए, चाहे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो या कोई और एक्ट हो, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हो, बहुत सारे एक्ट्स में, और इंटरनेट के आने के बाद से, कंप्यूटर्स के आने के बाद से, और आईटी एक्ट से रिलेटेड चेंजेस किए गए कि जो डिजिटल एविडेंस है वो भी लॉ में एडमिसिबल है और उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम चलते हैं आगे कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां हमको रखना चाहिए। मैंने बता दिया, नियम कानून की कमी नहीं है, कठोर से कठोर नियम बने हुए हैं। आपको मालूम है कि आईटी एक्ट में सेक्शन 66 के अंतर्गत साइबर टेररिज्म का भी अपराध है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इतनी कठोर धाराएं हैं, लेकिन फिर भी लोग तो शेयर करते हैं। बहुत सारे टेररिस्ट हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं, और कि कैसे ह्यूमन बम बनाना है, कैसे एक परचून की दुकान में जाकर, किराने की दुकान में ऐसा सामान ला सकते हैं कि आप एटॉमिक बम बना लो, किस तरीके से आप जिलेटिन और बाकी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का उपयोग करके, कॉमन सर्किट का यूज़ करके, बैटरी का यूज़ करके, और ऐसी जैकेट बना लेते हो जो सुसाइडल होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं कि हमें मिल जाती हैं, और इसकी ये वेबसाइट चलाते हैं। तो ये अपराध तो लोग अपराधी करते हैं। पुलिस, साइबर पुलिस, सरकार या कोई दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसी इन सबको पकड़ते हैं, इनको सजा दिलाते हैं, लेकिन सजा देने तो बाद, इसलिए आपकी इंडस्ट्री बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाती है। दिन पे दिन, हम पिछले सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमें हैकर से आगे रखती है। ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा को यूज़ करती है। मतलब कोई ब्लॉग है, रिसर्च पेपर्स हैं, या मान लीजिए आपके फेसबुक पे आपने कोई चीज़ पोस्ट की है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं, इन सब से इकट्ठा करके पूरी नॉलेज से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो भी इसमें साथ देता है। तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा मिलकर, और फिर जो आर्टिफिशियल के आगे रखता है। लेकिन हमें खुद सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस को, अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारी जो डिवाइस है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे मालूम है एक अपराधी का इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एक बार एक लैपटॉप पकड़ा था, उसका लैपटॉप इनक्रिप्टेड था, और वो अपराधी सहयोग नहीं किया, और वो इनक्रिप्टेड लैपटॉप खुल नहीं पाया था। तो अगर आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट करें लैपटॉप पे, तो केवल, लेकिन हाँ याद रखिएगा, पासवर्ड वगैरह ऐसा रखिएगा जिसको आप ही खोल सकें, आप जानें, लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए। डेटा को इनक्रिप्ट करें। जो एंटी मलवेयर है, क्योंकि क्या होता है, आज हमने कोई एक बैरियर बनाया। मान लो हमारे पास कोई घोड़ा है, 2 फीट कूदता है, तो हमने 2 फीट का बैरियर बना दिया। अब वो घोड़ा प्रैक्टिस करते करते 3 फीट कूदने लगा, तो हमें 3 फीट का बैरियर बनाया। हमें ऐसा बैरियर बनाना है जो वो क्रॉस ना कर सके। ऐसे ही अपराधी होते हैं। हमने एक सिक्योरिटी डाली तो उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया, दूसरी डाली उसको ब्रेक कर दिया। तो इंडस्ट्री हमेशा नए नए मलवेयर इन्वेंट करती रहती है, तो आपको हमेशा अपडेटेड मलवेयर डालना है। आपका वायरलेस नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए। पिछले सेशन में किसी ने एक पूछा था कि घर के बाहर से और सभी पूरा हैक कर लिया था बाहर आके, और उसके सभी फ़ोन और सबका डेटा निकाल लिया था, क्योंकि उसका ये ओपन नहीं था, ओपन था उसका, वायरलेस पे उसने कोई पासवर्ड नहीं डाला था। तो कोई भी जो स्पॉट पर वो कभी भी उसको खोल सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। और वो जब उसके वायरलेस नेटवर्क में पहुंच गया तो उसने बहुत सारी चीज़ें मिसचीफ की थी उसके घर में। आपको मालूम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं जो वायरलेस से कनेक्टेड होती हैं, तो इन सब में बहुत सावधानियां बरतना पड़ती हैं। तो आपका जो वायरलेस नेटवर्क है
वो आपके जो सीसीटीवी है, आपके घर के अंदर के कैमरे हैं, बाहर के कैमरे हैं, उनका डेटा भी अगर आपका वायरलेस ओपन है या वो आपका वायरलेस नेटवर्क हैक कर लेता है तो वो आपके साथ मिसचीफ कर सकता है। तो वायरलेस नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए, पासवर्ड से सिक्योर होना चाहिए, और पासवर्ड से सिक्योर होने के लिए नेटवर्क को आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। फायरवॉल इस्तेमाल करना चाहिए, बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होना चाहिए जिससे आपके सिस्टम में कोई घुस ना सके। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, हम कई बार कंप्यूटर को चालू छोड़ देते हैं, हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, अपने आप स्लीपिंग मोड में चला जाएगा कंप्यूटर और आपको फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर जब दोबारा आएंगे बटन दबाएंगे स्लीपिंग मोड से वापस आएगा तो आपकी जो लॉगिन की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा कंप्यूटर को पूरा टर्न ऑफ करना चाहिए। टर्न ऑफ करने के बाद एक्चुअली जब टर्न ऑफ करते हैं आप तो वो पूछता है कि सबको अपडेट कर दें, विंडो को अपडेट कर दें, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें, तभी हम बूट करेंगे, तभी बूट ऑफ करेंगे। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो भी वो पहले सभी फाइल्स को अपडेट कर देता है और उसके बाद ही वो आपके को सिस्टम में एंटर करने देता है। इससे आपके अपडेटेड रहते हैं, मेलवेयर, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके अपडेटेड रहते हैं। पासवर्ड का मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि देखिए अभी कल ही 3 ऑफेंस हो गई, मतलब हुई तो पिछले 1 आध हफ्ते की है, कल छपी थी पेपर में कि, और उसमें ये भी था कि प्रतिदिन केवल भोपाल में 2 कंप्लेंट ऑन एन एवरेज आ रही हैं साइबर चीटिंग की, साइबर फ्रॉड की। तो अपने को बचना चाहिए, इसलिए अगर मैं बार बार कहूँ तो इसको अन्यथा ना लें, लेकिन इसको फॉलो करें। आपका पैराफ्रेजिंग होना चाहिए पासवर्ड की। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर, आपने देखा माननीय मंत्री जी के भाई के साथ ही ऐसी घटना हुई है, तो जब वीआईपीज के साथ ही हो सकती है तो आपके साथ, हमारे साथ तो किसी के साथ हो सकती है। तो इसलिए पैराफ्रेजिंग से बनाएं, कोई अपना वर्ड चूज़ कर लें, कोई सेंटेंस चूज़ कर लें आपका फेवरेट जो भी हो, और आप उससे पैराफ्रेजिंग के माध्यम से ही पासवर्ड बनाएं। आप एक कम्बिनेशन होना चाहिए रैंडम वर्ड्स की और सेंटेंसेस की, जिससे आपका पासवर्ड हो। आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी वाइफ का नाम, आपकी बेटी का नाम, ये पासवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्रोटेक्ट डेटा ऑन योर मोबाइल डिवाइस। ये तो मैंने अभी बात की थी कि जो डिवाइस है और नेटवर्क है उसको कंप्यूटर डिवाइस की, अब मोबाइल डिवाइस पे कैसे करें। तो मोबाइल डिवाइस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो आपको उनकी प्राइवेसी सेटिंग चेक करना चाहिए कि प्राइवेसी सेटिंग क्या क्या है। आप अपनी देख लीजिए कि आपको शेयर करना है मोबाइल डिवाइस पे, आपको लोकेशन शेयर करना है केवल जब व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन देना है उसी समय शेयर करना है, या आपको थ्रू आउट लोकेशन शेयर करना है, लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं आप, ये आपको देखना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी के पास आपका iCloud का पासवर्ड है और आपकी लोकेशन ऑन है, तो वो आपकी पूरा प्लॉट कर सकता है कि आप कहाँ कहाँ गए, कब कब गए, पूरे डिटेल्स उसमें आते हैं। ये आपको देखना है कि आपको कब अपनी लाइव लोकेशन दिखाना है। मेरी बिटिया जब दिल्ली में पढ़ती थी तो ऑन रखती थी, क्योंकि थोड़ा घर से बाहर बच्ची रहती है तो डर लगता है, तो अपनी लोकेशन लाइव रखती थी। तो हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लैपटॉप पे iCloud में जाकर हम देख सकते थे कि वो बिटिया की लोकेशन कहाँ है, जहाँ वो पीजी में रह रही है या कोचिंग में है या कहाँ है, उसकी लोकेशन दिख जाती थी। सब चीज़ें बनाई अच्छे से जाती हैं। राजीव जैन जी का प्रश्न आया, जरा मैं इसको पढ़ लूँ फिर आगे चलूँगा। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी एज रिलेटिव, आई जस्ट कन्फ्यूज एंड started conversation with him. Then he asked me that he want to transfer 20,000 to, वो एक मनी ट्रांसफ़र का केस है, मैं इसको आगे ले लूँगा इसी में। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की प्राइवेसी सेटिंग में, जो आपका मोबाइल है उस फ़ोन की सेटिंग में, प्राइवेसी सेटिंग में, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के उपयोग हैं। हमारी बिटिया दिल्ली गई थी, हम देख लेते थे, रात में चैन से सो जाते थे कि वो अपनी पीजी में जहाँ है वहाँ पे वापस आ गई है, कोचिंग से आ चुकी है, 7 बजे 8 बजे आ चुकी है, घर से बाहर रहते हैं। जैसे आप डरते हैं, हम भी बच्चों के लिए डरते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अगला है इसमें, इनेबल रिमोट लोकेशन एंड डिवाइस वाइपिंग। मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो जिस तरीके से आपके
आपके मोबाइल में रिमोट लोकेशन एंड डिवाइस वाइपिंग का है, कोई आपका आप अपने क्रेडिट कार्ड उसमें डाल के रखते हैं, आप पैन कार्ड डाल के रखते हैं, आप पासवर्ड डाल के रखते हैं, वॉलेट आपका होता है, तो रिमोटली यू शुड बी इन दी पोजीशन कि आप अपना कंप्यूटर खोला, तुरंत डिवाइस में लॉगिन किया, पूरा डेटा आपने डिलीट कर दिया। स्क्रीन लॉक, ऑटोमेटिक लॉक फॉर सम टाइम। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन लॉक होना चाहिए कि कोई को मिल भी गया तो कोई इस तरीके से स्क्रीन को ना खोल पाए। आपका पासवर्ड होना चाहिए स्क्रीन लॉक में, और ये भी होना चाहिए कि अगर 30 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से उतने देर के लिए स्क्रीन खुला रहा है। उसके बाद अगर इनर्ट है स्क्रीन, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो स्क्रीन अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। ये ध्यान देना चाहिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगी, तो दोबारा करना पड़ेगा, तो आपको पासवर्ड जानना चाहिए। बहुत सारे हैकर्स ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके वो कुकीज़ आपके मोबाइल पे डाल देते हैं, और जिससे वो जैसे ही इंस्टॉल होती है आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ब्लूटूथ को आप जैसे कभी किसी ऑफिस में जाइएगा, आप देखिएगा कि आप अगर ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपको कितनी डिवाइसेस दिख रही हैं। उनमें से किसी भी डिवाइस को आप थ्रू ब्लूटूथ एंड थ्रू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो स्पाई टूल्स होते हैं, उनसे आप उसके फ़ोन को हैक कर सकते हैं जिसका ब्लूटूथ खुला हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि ब्लूटूथ जब ज़रूरत हो तभी उसको ऑन करिए, नहीं तो ऑफ करके रखिए। अपडेटेड होना चाहिए। यूज टच आईडी। आपको कई लोग को बार बार परेशानी होती है, तो आजकल तो आई बॉल कॉन्टैक्ट भी होता है कि फेस आईडी भी होती है, आँख से देखते हैं, फेस दिखता है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको एंट्री मिल जाती है। या फिर आप उसमें टच आईडी अपने फिंगरप्रिंट डालें, जो भी बायोमेट्रिक से आपको करना हो, लेकिन वो करने से नंबर नहीं डालना पड़ेगा और पर्सनलाइज्ड रहेगा कि आपको पासवर्ड का नंबर जो भी है या पैटर्न है वो नहीं डालना पड़ेगा। आपको टच आईडी से, वो पर्सनलाइज है कि आप जब अपनी अंगूठे से, फिंगर से टच करेंगे या अपने चेहरे के सामने मोबाइल फ़ोन को लाएंगे तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहिए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर बच्चे, आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरा विंडो 2000 80% इंडियन अपने सॉफ्टवेयर एनालिस्ट थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे पूरे। आप अमेरिका में देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हमारे इंडियंस लगे हुए हैं। इंडियंस का ब्रेन बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर में। हमें साइबर क्राइम में भी किसी बाहर की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेनिंग वेनिंग में, हम इंडियन सबसे अच्छी ट्रेनिंग देते हैं इस मामले में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये लोग 24/7 काम करते रहते हैं। जैसे ही इनको मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा इंट्रूडर आया है, इंट्रूडर एप्लीकेशन आई है, खटाक से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है। आपकी आइडेंटिटी अगर प्रोटेक्ट नहीं होगी तो कोई भी सिस्टम में आपके नाम से कोई आईडी बना सकता है या आपकी आईडी को हैक कर सकता है। पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपकी पर्सनल आईडी में आप रखना क्या चाहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका हेल्थ रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब आप रखना चाहते हैं आईडी में या नहीं रखना चाहते हैं, या आप देख लीजिए। आप खुद जानते हैं कि आप कितने वल्नरेबल हैं, तो ये सब जानकारी भी आप डाल दें अगर, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं तो आपको कोई नहीं छू पाएगा। आपका अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में इतने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हर एप्लीकेशन में इतने सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि अगर आप गलती नहीं करें तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करें, वही जो मैंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें, बच्चों का नाम मत डालें। भोपाल में लोग भोपाल डाल देते हैं, अरे किसको चिंता है, तुरंत भोपाल डाला। लेकिन ये सब जो ब्रूट फोर्सेस होते हैं, मतलब एक उसको ब्रेक करने के लिए, पासवर्ड के लिए, वो ऐसे बहुत सारी कम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पैराफ्रेजिंग करिए। वॉच आउट इम्पर्सोनेटर्स। आपको बहुत सारे लोग फर्जी लगते हैं जब आपके पास कुछ आता है। इम्पोस्टर्स प्ले ट्रिक्स टू गेट सेंसिटिव इम्पॉर्टेंट बैंक डिटेल्स फ्रॉम यू। कोई कहता है कि वो मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने एक पिछले बार वीडियो पोस्ट किया था कि किस तरीके से
अंतिल जी की पूरी पेंशन ही एक बच्ची उसको निकाल ले जाती है। उनसे बोलते हैं कि एक फ्री ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया है, आप किसको अपने साथ ले जाना चाहेंगे? कोनो का पत्नी को ले, अरे वाह बहुत अच्छी बात। उनके सब डिटेल ले लिए, उनका अकाउंट साफ कर दिए। एक फिल्म थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। बहुत सारे मैंने देखा फेसबुक पे, कम से कम 5-7 हज़ार लोगों ने देखी है वो फिल्म। ये तो केवल हमारे में नेटफ्लिक्स की फिल्म है, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोगों ने देखी होगी और उससे सबक लेंगे। जो इम्पोस्टर्स होते हैं सब बन के और फिर दूसरों को करते हैं हैक, और या दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे पैसा चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास भी ऐसे फ़ोन कॉल भी आते हैं, मेरे पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं। वही अपनी जो साइट है ना, इस साइट पे भी 1-2 लोगों ने कोशिश की कि वो हमको कि आपका 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन स्वीकृत हो गया है, आप इस लिंक को क्लिक करिए। अरे हमने कभी बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो स्वीकृत कहाँ से हो जाएगा? तो आप फेसबुक मैसेंजर पे क्यों भेज रहे हैं मैसेज? ऐसे एसएमएस भी आते रहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पिछले दिनों मेरे को ऐसे एसएमएस आए हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। Your loan from IDBI Bank has been sanctioned. Please click the link enclosed here for further transactions. हमने अप्लाई ही नहीं किया है। कई बार तो ऐसा आता है जिस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है उस बैंक के लिए बैंक बहुत एडवाइजरी जारी करते हैं। आप रेगुलर देखते होंगे कि अपना OTP किसी को मत बताइए, और हम ऐसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। बैंक भी बहुत कोशिश करते हैं सजग रखने की, लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बहुत केयरफुली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हम कई बार फ़ोन ख़राब हो गया 200 रुपये में, 2000 रुपये में बेच देते हैं। हमें देखना चाहिए उसमें क्या डेटा चला गया। एक ग्रे मार्केट में बहुत सारे साइबर थीव्स घूमते रहते हैं। उन्होंने देखा कि अरे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका मोबाइल लिया, उसका पूरा डेटा रिकवर कर लिया। तो मोबाइल बेचने पहले आपको सोचना चाहिए कि उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उससे ऐसा तो नहीं है कि कोई डेटा निकल सकता है। मेमोरी कार्ड निकाल लेना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्पोजल कैसे करें, अपना क्रेडिट कैसे प्रोटेक्ट करें, ध्यान देना चाहिए। प्रोटेक्ट योर क्रेडिट। हमेशा आपको देखना चाहिए कि आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हैं। जो बैंक अकाउंट्स हैं, आपके बैंक के स्टेटमेंट आते हैं, चाहे ईमेल पे आते हैं, या अगर आप स्टेट बैंक है तो योनो एप्लीकेशन है आपने डाउनलोड की होगी तो उस पर आते हैं, तो आपको चेक करते रहना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, जिससे जैसे ही ट्रांजैक्शन हो। बैंक्स बहुत सिंसियर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, गलती हमारी होती है, बैंक की नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। गलती हमारी होती है जब हमारे साथ अपराध होता है। तो बैंक हमेशा OTP भेजता है। आप SMS सर्विस ले लीजिए। आपके ATM से मान लो कार्ड गिर गया, जैसे ही पैसा निकलेगा तो बैंक आपको तुरंत SMS करता है, लेकिन आपको ATM से भी SMS सर्विस आपके ATM कार्ड पर होना चाहिए आपके अकाउंट में। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अकाउंट से छोटा छोटा पैसा निकालते हैं, पीपल नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये 1000 लोगों में 500 रुपये चले जाते हैं तो 500 1000 हो जाते हैं, ये 5 लाख रुपये हो जाते हैं। तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देखना चाहिए। और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और कोविड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। तो ज़रा ध्यान देंगे कि जो नोन साइट्स हैं उन्हीं पर हमको शॉपिंग करना चाहिए, हमको अननोन साइट्स पर शॉपिंग नहीं करना चाहिए। कहीं सस्पिशियस साइट है जो आपका ट्रांजेक्शन ले ले और आपको सामान भाव आएगा ही नहीं। तो जो फेमिलियर साइट्स हैं उन्हीं से आपको शॉपिंग करना चाहिए। आपको अपना डेटा सोशल नेटवर्क साइट पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ तो डू नॉट शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन। मैंने आज कई लोगों को चेक किया आपसे बात करने के पहले, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके फेसबुक अकाउंट्स चेक किए, एंड आई एम वेरी हैप्पी
उन्होंने लिख दिया है कि मिस्टर एक्स मोर देन दिस, उन्होंने नाम दे दिया, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया, प्लेस दे दिया, ना अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, ना मोबाइल नंबर दिया है, ना डिटेल एड्रेस दी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया। और वेरी हैप्पी कि हमारे दोस्त लोग हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करे। फिर क्या इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड से शेयर करना है, क्या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड से शेयर करना है, और क्या जनरल पब्लिक से करना है, ये भी देखना चाहिए। ऑप्शंस होते हैं, आपको उनको करना चाहिए। कस्टमाइज प्राइवेसी सेटिंग, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सब में आ जाता है यस नो यस नो। आप जल्दी में रहते हैं कि जल्दी से बस फेसबुक चालू करना है हमको, तो फटाफट फेसबुक लगाया, डाउनलोड किया और सब पे यस 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 कहते गए। व्हाट्सएप चालू करना है, फटाफट यस 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 कहते गए। अरे उसकी प्राइवेसी चेकिंग, प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, उसको चेक करिए। आप ऐसे मत करिए कि आपने कुछ भी आया और आपने उसको यस यस कर दिया। उसमें देखिए कि डबल पॉइंट सिक्योरिटी है कि नहीं है। 2 सिक्योरिटी रखना हमेशा अच्छा होता है। और मैंने पिछली बार बताया था, इस सेटिंग्स खोलिए, अकाउंट में जाइए, अकाउंट में देखिए और उसको क्लिक करिए कि आपकी दोहरी सेटिंग रहना चाहिए। दोहरी आपका जो सिक्योरिटी है डबल होना चाहिए। और जो भी सस्पिशस और शेडी यूज़र आए उनको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरे पास सर्विस में रहते भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते थे और मैं उन सबको I1, I2, I3, इम्पोर्टेंट 1, इम्पोर्टेंट 2, इम्पोर्टेंट 3 करके ब्लॉक कर देता था कि कोई नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, दिन भर सेल्समैन के आते। आप पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमने, कृपा शंकर चौबे जी ने पूछा था कि हम DND लिए हुए हैं फिर भी कॉल आ रहे हैं। अब हर चीज़ का तोड़ निकालते हैं लोग कि कैसे तोड़ निकालें। आपके 50 नंबर ब्लॉक हो गए, उसने दूसरे नंबर दूसरे सिम से कर रहे हैं। अब वो सिम अगर कंपनी के नाम से नहीं ले रहा है, प्राइवेट नाम से ले रहा है सेल्समैन, तो वो तो जानबूझ के ले रहा है और आपको फ़ोन करता रहता है। तो आप अपने को परेशान अगर हो रहे हैं तो उन सबको ब्लॉक करते चलिए। यूज 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया है। लेट योर फ्रेंड्स नो दैट यू हैव बीन हैक्ड। जब भी आपके साथ कोई घटना हो जाए, खटाखट आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताइए, नहीं तो बेचारे आपके मित्र हैं वो परेशान हो जाएंगे कि वो आपके मैसेंजर से बहुत सारी जानकारी उनको जाती रहेगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी। तो तुरंत सबसे पहला काम सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि आपका मोबाइल, आपकी एप्लीकेशन हैक हो गई है। और ये नहीं, अब आप चाहे अगर फेसबुक हैक हुई है तो व्हाट्सएप के माध्यम से करिए, व्हाट्सएप हैक हुआ है तो फेसबुक के माध्यम करिए, मैसेज करके करिए, फ़ोन करके करिए, आप देख लीजिए कैसे करना है, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगला है इसमें कि जो ऑनलाइन डेटा है हमारा उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। बहुत सारे लोग क्लाउड में डेटा रखते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन डेटा ट्रैवल करता है, उसको कैसे हम उसको हैक होने से रोकें। तो व्हाट्सएप में तो बहुत अच्छा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है कि बीच में इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी अगर आप अपने सिस्टम से फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे से, तो टेम्पेस्ट अटैक होता है कि ट्रांजिट में जो डेटा है वो हैक हो सकता है। उसकी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस होती हैं। लेकिन आपको पहली चीज़ तो जो सेंसिटिव ट्रांजैक्शन है वो पब्लिक वाईफाई से नहीं करना चाहिए। आपका वाईफाई अगर प्रोटेक्टेड है तो फिर नहीं हो पाएगा, आपके वाईफाई में कोई नहीं घुस पाएगा। तो आपको वाईफाई बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से करना चाहिए। जो ओपन हॉट स्पॉट्स हैं उस पर सेंसिटिव डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। यूज़ वेबसाइट प्राइवेसी सेटिंग, जो भी वेबसाइट है उसकी प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, फिर उसको आप उस साइट पर जाइए। डोंट फॉरगेट टू साइन आउट। हर साइट पे आपको साइट्स ओपन नहीं छोड़ना है, साइट्स को स्विच ऑफ करिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई ने एक अभी हमारे एक परिचित के साथ में हुआ था कि उनके पास मैसेज आया, उन्होंने कुछ गूगल पे से ट्रांसफ़र किया और जो उसका टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया। उसके बाद खटाक से उनके पास एक फ़ोन आता है किसी नंबर से और बोलते हैं जल्दी से आप अपने फ़ोन में टीम व्यूअर डाउनलोड करिए, अपना फ़ोन वो उसका पासवर्ड मुझे बताइए, आपका अमाउंट फंस गया है। छोटा अमाउंट था, 2-3 हज़ार रुपये का अमाउंट था, जो आपका अमाउंट फंस गया है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। टीम व्यूअर में आप क्यों करोगे? हु आर यू टू टेक चार्ज ऑफ माई कंप्यूटर? शेयर डेस्क, टीम व्यूअर, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आपने एक बार उसको इंस्टॉल करके
और उसका जो पासवर्ड है वो आपने सामने वाले को दे दिया, तो वो आपका कंप्यूटर जब तक आप ऑनलाइन हो ऑपरेट करता रहेगा। वो पूरा सेशन वो ऑपरेट करेगा। आपका कंप्यूटर हैक हो गया। वो बहुत इंटेलिजेंट थे मेरे फ्रेंड, और उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उसको डांट और लगाई, डोंट टीच मी ऑल दीज थिंग्स, और ये बहुत ही गलत है, आप नहीं करना। अगर इफ़ यू रिपीट इट आई विल रिपोर्ट टू पुलिस। तो आपको साइन आउट करना नहीं भूलना है। आपको कोई अननोन मेल भी नहीं खोलना चाहिए, और जो लिंक्स आती है खास तौर से वो अननोन है, उनको क्लिक मत करिए। तो अननोन लिंक्स को क्लिक मत करिए, अननोन मेल्स को मत खोलिए, उनको क्विकली डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करके उसको जो बिन है उससे भी आप उसको परमानेंट डिलीट कर दीजिए। डोंट ओपन अननोन मेल्स। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम बात कर चुके हैं। डोंट सेव पासवर्ड इन योर ब्राउज़र। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहता भी है कि सेव इट परमानेंटली इन दी ब्राउज़र। आप जब करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे बच्चे ही हैं, उनका ईमेल हमेशा खुला रहता है कि वो उसको साइन आउट नहीं करते हैं, पासवर्ड उनके ब्राउज़र में कई चीज़ के वो शेयर कर लेते हैं बच्चे। ये नहीं करना चाहिए, ब्राउज़र में सेव नहीं करना चाहिए। यूज़ इनक्रिप्टेड क्लाउड सर्विस। अगर क्लाउड में आप कोई डेटा रखते हैं तो उसको भी आप इनक्रिप्ट कर दीजिए, जिसमें कुछ भी नहीं, कोई आपके क्लाउड में एंटर ही नहीं कर पाएगा, एंटर करके उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, आपका डेटा नहीं निकाल पाएगा। अगर डेटा ब्रीच हो जाती है तो फिर आपको डेटा कैसे अपना प्रोटेक्ट करना है। आपको जल्दी से जल्दी अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आपका फेसबुक हैक हो जाता है, आपको तुरंत फेसबुक में जाकर फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करके, और फिर वो पासवर्ड जो क्लिक हुआ था उसको आप चेंज कर दीजिए तुरंत। तो आपका अपने चार्ज जल्दी से जल्दी आपको अपने पूरे डेटा का, अपनी एप्लीकेशन का, अपने सिस्टम का, अपने मोबाइल फ़ोन का चार्ज अपने कंट्रोल में लेना है। अगर कभी भूल से आप टीम व्यूअर या शेयर डेस्क में अगर दे भी दिए किसी को, तो तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा उसको लॉगिन करिए कंप्यूटर सिस्टम को। तो एक बार स्विच ऑफ के बाद वो सेशन ख़त्म हो जाएगा, अपने कंप्यूटर के चार्ज में आ जाएंगे। तुरंत अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कुछ आपके उसमें जो हैक हो गया है, तो तुरंत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उसको आप सूचना दीजिए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है, और हमारा पासवर्ड हैक हो गया है, हमारी साइट हैक हो गई, हमारा एटीएम बंद कर दिया जाए, हमारा अकाउंट कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, जब तक हम खुद ना कहें, या तो हम बैंक आके कहेंगे, या फिर हम आपसे ऑफिशियली जो नंबर है उस पर बैंक में बात करके फिर इसको चालू कराएंगे। तब तक के लिए ब्लॉक कर दीजिए। आपको किसी भी कीमत पे आपको अपनी एप्लीकेशन पर अपना कंट्रोल लेना है। और इस सबसे ऊपर जब ये घटना तो हो गई है, अब आपको क्या करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो ये है कि आपको कारण पता रखना है कि आपने क्या गलती की थी जिससे आपका नेटवर्क, आपका सिस्टम, आपकी एप्लीकेशंस हैक हुई थी। इसका ध्यान करें, आप पता करें। तो ये तो था कि किस तरीके से अपराधी कर रहे हैं और क्या हमारी एडवाइजरी है। अब एनफोर्समेंट, खासतौर से साइबर पुलिस या थाना पुलिस, इस पर कैसे काम करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि जो हैकिंग वाला है वो आपकी आईडी या तो हैक कर लेता है या नई आईडी बना लेता है आपके नाम से, और पैसे की डिमांड करता है। अभी राजेश जैन जी ने भी प्रश्न पूछा था कि पैसे की डिमांड करता है मैसेंजर के थ्रू, आपका बैंक अकाउंट, और आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको करना क्या चाहिए, एक तो इस सब के बरगलाए में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ऑफेंस हो जाती है तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करिए। अब पुलिस क्या करती है, एफआईआर करती है, केस रजिस्टर करती है। अभी मैंने पढ़ा पेपर में कल कि कोविड के दौरान पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए दूसरी एजेंसी से, आईटी एजेंसी से, वो मिलने में समय लग रहा है। मे बी कि बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम थे, WFH पर थे, और वर्क फ्रॉम होम से वो काम कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो गया है इसमें कि किस तरीके से जानकारी आपको वापस आए इन्फोर्समेंट एजेंसी को, कि किस आईपी एड्रेस से उस समय वो लॉगिन हुआ था जिसने
आपकी आईडी हैक की थी। महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, ये रिजर्व बैंक बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम है, इसको पेनिट्रेट करना बहुत ही कठिन है। इम्पॉसिबल तो खैर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत ही कठिन है। और इम्पॉसिबल ही मान लो आपकी इम्पॉसिबल, जितने बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि बैंक वाले आजकल जब आपका अकाउंट खोलते हैं तो आपकी फ़ोटो भी लेते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो लेते हैं, आपके मोबाइल से अपने मोबाइल पर फ़ोन कराते हैं, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड उसको स्कैन करते हैं आपके सामने बैठकर। तो जैसे ही ये बैंक ट्रांजैक्शन आता है पकड़े जाते हैं, लेकिन लोग पकड़े जाते हैं बाद में, पहले तो आपके साथ चीटिंग हो जाती है। तो आपने शिकायत की, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस बैंक के पास जाती है, उस यूपीआई के डिटेल्स मांगती है, फेसबुक के पास, व्हाट्सएप के पास, या कोई जो दूसरा और एप्लीकेशन है उसके पास जाकर उससे वो आईपी एड्रेसेस लेते हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं कि कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर उसके बाद वो आपको जो वो डिटेल देते हैं उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। वो पूरा पिन पॉइंट नहीं बता पाते हैं कि ए ने ऑफेंस किया, बी ने किया। नाउ इट नीड्स साइबर इन्वेस्टिगेशन नीड्स बोथ थिंग्स। साइबर इन्वेस्टिगेशन नीड्स अ पुलिस ऑफिसर हु हैज़ द इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, एंड इट नीड्स अ टेक्नोलॉजिस्ट जिसको कंप्यूटर का ज्ञान हो। दोनों मिक्स होके फिर साइबर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सफलता मिलती है। राजीव जैन जी का एक और प्रश्न है, सम एक्सपर्ट से दैट देयर इज नो प्रोटेक्शन लेयर अवेलेबल इन वर्ड इफ ओटीपी इज डिस्क्लोज्ड टू हैकर, व्हाट इज योर ओपिनियन? राजीव जी, जो आपका ओपिनियन है वही मेरा है। सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर हम इतना सा कॉमन सेंस नहीं रख पा रहे हैं कि अपना ओटीपी किसी को दे रहे हैं। जैसे मैं फिर वही फिल्म पे जाऊंगा, जो फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स की पोस्ट की है, वो ओटीपी ही मांगती है लड़की, और ये कहती है कि आपको हमने इंटरनेशनल ट्रैवल कोड भेजा है, आप मुझे वो भेज दीजिए। जैसे ही ओटीपी गया आपका, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो कोई भी चीज FULL फुल प्रूफ तो हो सकती है, बट FOOL फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। तो ये फुल प्रूफ की बात है कि फुल प्रूफ नहीं हो पाएगी। अगर हम खुद ही ऐसा कर देंगे तो कैसे होगा? राजीव जैन जी पूछ रहे हैं नेम ऑफ फिल्म, ये हमारे इसी पेज पे पोस्टेड है, जमतारा की है। झारखंड का एक गांव है, वहाँ पर 2-3 गांव हैं जहाँ के लोग इस तरह का ऑफेंस करते हैं राजीव जी, और उस पर नेटफ्लिक्स ने पूरी सीरीज बनाई है। और ये तो आपको पिछले 2 हफ्ते की बात है, अपने इसी पेज पे वो छोटी सी फिल्म मिल जाएगी। राजीव जी ने अगला पूछा है, वाई एनी पुलिस ऑफिशियल और गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड करेक्शन इन 1857 एक्ट, दिस इज आवर मिस्टेक। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आपने कही पिछली बार, क्योंकि जब किसी ने पूछा था कि पुलिस कैसे गवर्न होती है, क्या है, तो मैंने बताया था कि हम अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट पे चल रहे हैं। और 1861 का पुलिस एक्ट जो हमारा रिवोल्यूशन था, फर्स्ट रिवोल्ट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम जिसको कहते हैं, जो 1857 का रिवोल्यूशन था, उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया था। उस समय अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज किया था, वो भी बहुत होशियार थे, और उन्होंने उस समय जो प्रेसिडेंसी टाउन थे जहाँ पर अंग्रेज ज़्यादा थे, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, मुंबई, कोलकाता और मद्रास एक प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे। इन 3 टाउन में, 3 सिटीज़ में उन्होंने दूसरा सिस्टम रखा था जिसको पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहते थे, और बाकी ज़िलों में उन्होंने डुअल कंट्रोल का सिस्टम रखा था, जो आज हमारे यहाँ बाकी ज़िलों में, मध्य प्रदेश में डुअल कंट्रोल ही चल रहा है। इस पर कई, जब जनता पार्टी सरकार आई थी 79 में, तो उन्होंने पुलिस कमीशन बनाया था। पुलिस कमीशन ने, धर्मवीर कमीशन बना था, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, वो लागू हो रही, कुछ कुछ समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी नए पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर रही है, और जब वो आ जाएगा, लेकिन हाँ अभी कंक्रीट
उस पर ऐसा नहीं आ पाया है जिससे पुलिस की टोटल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए कि ये गलत है तो पुलिस आप इसके लिए जिम्मेदार हो। अभी तक ये हो नहीं पाया है। अगला प्रश्न है मुकेश यादव जी का। सर, जो लोग फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर लोगों से बात करते हैं उन पर रोक कैसे लग सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक तो हमने बताया था कि आप खुद कैसे बचें, लेकिन अगर कोई फेक आईडी बना रहा है तो कैसे? देखिए, अभी एक बच्ची यूपीएससी में सिलेक्ट हुई, आईएएस बनने जा रही है और ऐश्वर्या नाम है। उसी की करीब 15-20 आईडी एकदम से बन गई। आपकी सोशल मीडिया में पिक्चर रहती है, फ़ोटो रहती है और लोग समझते हैं अमिताभ बच्चन की 1000-2000 फेसबुक आईडी होंगी, आमिर खान की होंगी, अक्षय कुमार की होंगी, सबकी हैं। लोग फर्जी बनाते हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस की बनाते हैं। तो फेक आईडी से बचने का तरीका है कि आपको खुद वेरीफाई करके ही उससे कन्वर्सेशन में इंटरेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए। फेक आईडी बनाना एक लोगों की फितरत, कुछ मजाक के लिए करते हैं और कुछ अपराध के लिए करते हैं, यह हमें इनसे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैलेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि फेसबुक पर जहरीली बातें, भड़काऊ पोस्ट, गणमान्य लोगों पर काल्पनिक आरोप लगाने वालों पर कैसे रोक लग सकती है? भड़काऊ पोस्ट डालना 153A आईपीसी का अपराध है कि अगर दो समुदाय के बीच में कोई ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं, कम्युनल फ्लेयर अप करते हैं तो अपराध है। किसी को ऑफेंसिव बात करते हैं 505 आईपीसी में भी है, 65 आईटी एक्ट में भी इसके प्रोविज़न हैं। ये तो जब इस पर रोक लगाने का है कि अगर ये कर देते हैं तो अपराध है, और अपराध का भय ही इसकी रोकथाम होती है। और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चलता है ये सब, तो लेकिन अपने को ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। और कई बार तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धारा 144 सीआरपीसी के तहत अधिकार है कि कोई भी टेम्परेरी इंजंक्शन कोई चीज़ रोक सकता है, और अगर उसका पालन ना करो तो 188 आईपीसी के तहत पनिशेबल है। तो कई कलेक्टर्स को मैंने देखा है वो आदेश जारी करते हैं ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड कि जो एडम है ग्रुप का वो भी इसके लिए अकाउंटेबल होगा, और वो सोलली अकाउंटेबल होगा। तो जो ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको देखना है कि कोई भी ऐसी ऑफेंसिव पोस्ट उस ग्रुप में ना चले। शैलेश शर्मा जी पूछते हैं, आदरणीय, क्या आपको नहीं लगता आज बच्चों को कक्षा 6 से 12 के बीच अर्न व्हाइल लर्न की पॉलिसी लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों के ड्रॉप आउट पर रोक लगेगी? दूसरा यह कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में एलएलबी कक्षाएं इवनिंग टाइम में भी लगाई जानी चाहिए। मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। क्लासेस लगाई जाना चाहिए, इवनिंग कोर्सेज होना चाहिए, बट शायद पहले तो होते थे, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता तब होते थे, अब शायद नहीं हो रहे हैं। मैं खुद भी इनफैक्ट मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन अगर इवनिंग क्लासेस होते तो मैं नौकरी में रह के कर सकता था। मैंने एमसीए किया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो हम घर पे पढ़ते थे या पार्ट टाइम में सैटरडे संडे वो क्लासेस करते थे। एलएलबी होना चाहिए और कोई एज लिमिट भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कानून का ज्ञान सबको होना चाहिए, और अगर कोई पढ़ के और एक डिग्री पाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका वो उपयोग करेगा, सदुपयोग ही करेगा। दूसरा, बच्चों को अर्न व्हाइल लर्न, ये बहुत अच्छी चीज़ है और यूरोप अमेरिका वगैरह में होता है। जब आपने देखा हो हमारे इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में काम करते हैं, दे अर्न व्हाइल लर्न, और उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। माँ बाप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। आपने एक चीज़, मैं सब समाजों के लिए सम्मान रखता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, सिख समाज में कभी कोई भीख मांगते मैंने नहीं देखा। यानी कि वो अपने काम पर भरोसा करते हैं, वो कोई भी काम को डिमीन नहीं मानते कि ये बहुत छोटा काम है, हम नहीं करेंगे। आप अमेरिका, यूरोप में देखें कि बढ़िया अच्छे हैं, जो आपके घर के टॉयलेट क्लीन करता है, घर की सफाई करता है, बढ़िया गाड़ी से आता है, इज्जत आता है, सूट बूट पहन के आता है, और वो आपके घर पे आके एप्रिन लगा के चेंज करता है, एप्रिन लगाता है, सफाई करता है, सूट पहनता है, टाई लगाता है और फिर चला जाता है। मतलब कोई भी काम डिमीनिंग नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, कोई भी काम करना चाहिए। मैंने सिख समाज का देखा,
चाहे वो ढाबा खोलें, ट्रक चलाएं, गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, कोई भी कभी किसी से बैगरी पे नहीं जाता, बैगर नहीं बनता कभी। वो जो करता है हिम्मत से करता है और उसको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो इज्जत का काम है। हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ काम करें, अच्छी चीज़ है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर सकते हैं घर पर रहते हुए, बच्चे पढ़ते हुए, और माँ बाप के साथ में चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप डाल सकते हैं। आईटी बेस्ड कंपनी है बहुत सारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हैं, उनमें काम कर सकते हैं, रात में 1-2 घंटे काम कर सकते हैं और जिससे पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ भी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी ओपनिंग्स नहीं है, लेकिन आने वाला समय इसी के लिए निर्भर भारत की परिकल्पना की गई है। वो संभवतः इसी बेस पे कही है कि हर व्यक्ति यहाँ पे आत्मनिर्भर होगा। आप किसी भी चीज़ की बात करो, आत्मनिर्भर होगा, माँ बाप का हिस्सा बटाएगा, माँ बाप के खर्चे बटाएगा, पढ़ेगा भी और कमाएगा भी। ये एक पार्ट होगा आत्मनिर्भर भारत का। हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम जरूर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और हमारे बच्चे भी अर्न वाइल लर्न करेंगे। डॉक्टर तुषार कुलकर्णी जी पूछते हैं, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कुलकर्णी जी। आई एम डॉक्टर तुषार कुलकर्णी based in Bhopal. We are near 500 victims of famous housing scam at Kolar Road, Bhopal. Estimated approximately 300 crores. Done by Uni Homes Private Limited in Bhopal, College Group. It's over now 10 years. The builder failed to give us the possession of the flats in spite of having paid 90% payment. We have formed a union and the cases are pending in High Court Consumer Forum. The builder never appears in the court, somehow manages to get the hearing date extended. The semi-constructed structures are now deteriorating. No arrests in Bhopal are being made as of now, as the managing directors are based in Delhi. Seek your advice. ये बहुत बड़ा लैंडस्केप है, मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है। आपने 2 चीज़ें उठाई हैं, एक तो हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में केस चल रहा है और बहुत दिनों से इसको एक्सपेडाइट करना। आप अपने वकील साहब से बोलिए, बहुत अच्छा किया आपने, एक यूनियन बना ली है। यूनियन बनाने पर खर्चे कम हो जाते हैं, सब आपस में बांट लेते हैं, तो बहुत अच्छा किया आपने और आपका फोर्स बढ़ जाता है, आपकी वॉइस में पावर आ जाती है जब आप यूनियन बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छा काम किया आपने, यूनियन बनाई। अब आपके 2 पहलू हैं, एक तो कोर्ट में केस, दूसरा पुलिस में अरेस्ट। पुलिस में अरेस्ट के लिए आप डीआईजी भोपाल से मिलिए, इरशाद वली साहब हैं, आप उनसे मिलिए, बहुत अच्छे अफसर हैं, आपकी ज़रूर मदद करेंगे और वो दिल्ली पुलिस को वारंट भेज देंगे, दिल्ली से अरेस्ट होके आ जाएगा या अपनी टीम भेज देंगे। कई बार क्या होता है, हम समझते नहीं हैं, हम पुलिस की क्योंकि हमें लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कई बार जाती होगी, पहचानती नहीं होगी, वो दाएं बाएं छुप जाता होगा, कहो ऐसा भी ना हो खुद ही कह दे कि हमें वो घर पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा हमको ये नहीं समझना चाहिए कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है या कैलस है, लेकिन इतना पक्का है कि अगर आप इरशाद वली साहब से मिलेंगे तो आपकी समस्या का निराकरण होगा, उसके अरेस्ट के पूरे प्रयास होंगे। जहाँ तक हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम की बात है, क्योंकि कोर्ट्स के पास बहुत पेंडेंसी होती है और पिछले 3-4-5 माह से जब से कोविड का चला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस ले रहे हैं, उसके अलावा केसेस नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन केसेस कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से बेल एप्लीकेशन भी एंटरटेन हो पा रही हैं। तो इसके लिए अभी तो आपको 4-5 महीने तो इस कारण से डिले हुए हैं। तो आप ये अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं, अर्ली हियरिंग करा, प्रॉपर्टी फॉरफिट करा के, अब तो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ गई होगी। वो कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवा दें, कलेक्टर के किसी अधिकारी के अध्यक्षता में कमेटी बनवा दें और उसको सेल करके और आप लोग को पैसा मिल जाएगा। ऐसा कोर्ट से आप ऑर्डर्स प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन इस तरीके से ड्राफ्ट करिए। मोहन सिंह रावत जी गधोटा से बोलते हैं, सर बार बार झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या विकल्प है? मोहन सिंह जी, ये समस्या सबके साथ है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। झूठी शिकायतें होना, झूठे एफआईआर होना सबके साथ होते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स।
सच के साथ रहिए, सच हमेशा प्रिवेल करता है, आप ये मान के चलिए। लेकिन जो आपको परेशान कर रहा है उसको आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, आप उसको परेशान करिए। झूठी शिकायत की, आप एफआईआर करिए। उसने एफआईआर की है, आप देखिए पुलिस उसमें क्या कर रही है। अगर वो 174 सीआरपीसी की तरह पुलिस रिपोर्ट लगती है हर केस में, जब केस में पुलिस रिपोर्ट लगती है या तो खात्मा होता है या खारिजी होती है या चालान होता है। खात्मा होता है कि जितना भी हमको एविडेंस चाहिए था वो नहीं है, पुलिस को एविडेंस नहीं मिला इसलिए उसको खात्मा लगा दिया। चालान वो होता है कि एविडेंस मिला और चालान लगा दिया। खारिजी वो होती है कि झूठी रिपोर्ट की। पुलिस अगर खारिजी लगा देती है तो आप फिर उस व्यक्ति के खिलाफ 182, 211 की कार्रवाई के लिए पुलिस से कहिए कि आईपीसी की धारा 182, 211 के तहत झूठी रिपोर्ट करने के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप कोर्ट के जब खारिजी का ऑर्डर है उसको लेकर डिफेमेशन सूट भी लगा सकते हैं कोर्ट में। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट लगा सकते हैं सिविल कोर्ट में। आप अगर वीकर सेक्शन के हैं, SC ST के हैं, तो आपको एट्रोसिटी एक्ट का भी आप एफआईआर करा सकते हैं उसके खिलाफ। और वेरियस कमीशन अगर आप जा सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं है तो ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं कि आपका ऐसा हुआ है, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, आप उसको छोड़िए मत, आप उसके पीछे पड़े रहिए। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगा सच कभी हारता नहीं है, सच हमेशा जीतता है। आप परेशान मत होइए, विघ्न आएंगे, परेशानी होगी, आपका डिफेमेशन होगा, ठीक है, होता है, दिस पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आपको जिंदगी का एक सच बताता हूँ और उसके साथ खत्म करूँगा। जिंदगी में सुख और दुख का हिसाब बराबर होता है। अगर छोटे छोटे दुख नहीं मिलेंगे तो बड़ा दुख मिलेगा, छोटी खुशी नहीं मिलती है तो बड़ी खुशी मिलती है। तो इसलिए सुख दुख का हिसाब बराबर होता है। भगवान ऐसा बना के रखता है कि आपके भाग में 1 किलो खुशी रखी है, 1 किलो दुख रखा है। चाहे आप छोटा छोटा करके ले लीजिए, चाहे बड़ा करके ले लीजिए। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी जिंदगी में कभी दुख ना हो। आप क्या समझते हो, इतने बड़े बड़े सेठ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्या इन लोग को दुख नहीं होता है? ये जरूर है, हमको नंगे पैर चलने पे तकलीफ नहीं होते, हम गरीब हैं। क्या किसी बड़े आदमी को, जिसके कोमल राजा की बेटी है, अगर उसको ज़मीन पे पैदल चलना पड़े तो भी तो उसको कष्ट होता है ना। कष्ट का सहन करना, भगवान राम थे, जंगल में पैदल चले, जब राम तक को कष्ट हुआ है, सबरी के जूठे बेर खाए, तो हम और आप कहाँ लगे? कष्ट तो एक जीवन का अंग है, एक अनुभव रह जाता है। अनुभव साथ रखिए, अच्छे बुरे को पहचानिए और कोई चिंता मत कीजिए। हाँ, आपके खिलाफ बार बार झूठी एफआईआर कर रहा, अब जो मैंने आपसे कहा कि आप उसको देखिए कि पुलिस उसमें कोर्ट में खारिजी लगाए, आप पुलिस से 182, 211 कराइए, उसके खिलाफ डिफेमेशन सूट लगाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सिविल कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए उसके खिलाफ। और अगर आप वीकर सेक्शन के हैं तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। महिला है तो महिला आयोग में कार्रवाई करिए, और सामान्य नागरिक है तो ह्यूमन राइट कमीशन कार्रवाई करिए। आज बस फेसबुक लाइव में इतना ही। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद।